Bismillahirrahmanirrahim. Testing hypothesis about difference of means of two normal population. यानी टू नॉर्मल पॉपुलेशन की मीन की डिफरेंस की टेस्टिंग का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया था और इसमें फर्स्ट टू केसेस व्हेन बोथ पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नोन वो भी हमने कर लिया था और उसमें हमने जी टेस्ट अप्लाई किया था। और सेकंड केस था व्हेन बोथ पॉपुलेशन वेरिएंस आर नोन बट बोथ सैंपल साइजेस आर स्मॉल, देन अगेन वी यूज जी टेस्ट। ये वाला केस भी हमने कर लिया था। आज हम कर रहे हैं कि व्हेन बोथ पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नोन बट बोथ सैंपल साइजेस आर स्मॉल, देन वी यूज टी टेस्ट। तो सबसे पहले इस स्लाइड पे इसका जनरल प्रोसीजर है। और ये टॉपिक बुक जो मैंने आप लोगों को लगवाई हुई है उसमें 252 पेज पे ये टॉपिक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका जनरल प्रोसीजर डिस्कस करते हैं और उसके जो 6 स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 इक्वल टू डेल्टा नॉट मीन कोई स्पेसिफिक वैल्यू। ये स्पेसिफिक वैल्यू 0 भी हो सकती है और कोई वैल्यू इसके अलावा भी हो सकती है। Alternative hypothesis μ1 minus μ2 not equal to delta naught। ये alternative hypothesis ये टू साइडेड hypothesis होता है और इसी तरह आपका alternative hypothesis μ1 minus μ2 greater than delta naught ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये आपके पास वन साइडेड hypothesis है और इसी तरह alternative hypothesis μ1 minus μ2 less than। तो इन तीन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में से कोई एक हाइपोथेसिस आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। अब इसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अल्फा आपके पास क्वेश्चन में नॉर्मली दिया हुआ होता है, अगर नहीं है तो आप 5% भी ले सकते हैं, 1% भी ले सकते हैं, 10% भी ले सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा when both population variances are known but both sample sizes are small, then we use t-test। और t-test हमारे पास आएगा x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय एस पी। ये आपके पास बेसिकली स्टैंडर्ड एविएशन है n to 1 over n1 प्लस 1 over n2। तो इसमें जो टर्म है x बार 1 माइनस x बार 2 के साथ μ1 माइनस μ2, तो μ1 माइनस μ2 अगर तो आपके पास नल हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 है, बहुत सारे क्वेश्चन 0 के साथ हैं, या उसमें हाइपोथेसिस दिया होगा μ1 इज इक्वल टू μ2, तो उस सूरत में ये x बार 1 माइनस x बार 2 के साथ जो टर्म है ये अगर ना भी लिखें तो फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन ठीक होगा। अगर आप लोग लिख भी देते हैं तो फिर भी उस सूरत में नल हाइपोथेसिस जब आपके पास μ1 इज इक्वल टू μ2 होगा या μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे आप 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेप है कंप्यूटेशन, कि इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं यानी सैंपल मीन x बार 1 माइनस x बार 2 μ1 माइनस μ2 और एस पी के डिफरेंट फार्मूलाज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताऊँगा। उनको n1 n2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उससे हमारे कंप्यूटेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो इसमें आप लोगों के पास जो प्रीवियस हमने टेस्ट के जितने भी जनरल प्रोसीजर किए थे उसमें भी, और ख़ास तौर पे जो टी टेस्ट एक मीन की टेस्टिंग के लिए हमने टी टेस्ट अप्लाई किया था और उसमें जो 3 तरह के क्रिटिकल रीजन लिखे थे एग्जैक्ट उसी तरह यहाँ पे भी है कि अगर आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट है तो फिर उस सूरत में आपके पास आएगा रिजेक्ट एच नॉट इफ टी मॉड वैल्यू, ये बेसिकली कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी अल्फा बाई 2 इनटू n1 प्लस n2 माइनस 2, तो ये टेबल की वैल्यू होगी। और इसी तरह अगर आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन डेल्टा नॉट तो फिर आपके पास जो क्रिटिकल रीजन उसके पैरेलल बनेगा वो है रिजेक्ट एच नॉट इफ
टी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टी अल्फा, अब अल्फा बाई 2 हाइपोथेसिस है n2 n1 प्लस n2 माइनस 2। और इसी तरह अगर आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 लेस देन डेल्टा नॉट, उसमें आपके पास क्रिटिकल रीजन आएगा रिजेक्ट h नॉट इफ टी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टी अल्फा इंटू n1 प्लस n2 माइनस 2, और इसके साथ माइनस आप लोगों ने अपनी तरफ से लगाना होता है। और फाइनली जो आप लोगों के पास स्टेप आएगा वो आएगा कंक्लूजन का। तो नीचे मैंने दिया होगा अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस μ1 इज इक्वल टू μ2 हो या μ1 नॉट इक्वल टू μ2 अल्टरनेटिव हो, तो उस सूरत में आपके पास जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला वो टी इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय एस पी इंटू अंडर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। तो अगर ये μ1 इज इक्वल टू μ2 का मतलब यही है कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, तो अगर वो सात टर्म अगर μ1 माइनस μ2 की अगर आप लिखते भी हैं तो फिर भी वो उसकी जगह वैल्यू 0 पुट होगी, तो फाइनली आपके पास फार्मूला यही रहेगा। तो ये इसका जनरल प्रोसीजर है। अब हम इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे वो डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 और पेज नंबर है 254। स्टेटमेंट इसकी है गिवन द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन विद द आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन बट अननोन, टेस्ट h naught μ1 minus μ2 less than or equal to 3 and alternative hypothesis is h1 μ1 minus μ2 greater than 3, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.1 है, यानी आपके पास वो 10% है। अब इसका जो प्रोसीजर होगा 6 स्टेप पेज पे, उसमें सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लिखेंगे, और उसमें है कि h नॉट μ1 माइनस μ2 लेस देन और इक्वल टू 3, μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन 3। तो इट मीन कि यहाँ पे हमारे पास वन टेल्ड ये हाई टेस्ट अप्लाई होगा, और ये हाइपोथेसिस हमारे पास वन साइडेड हाइपोथेसिस है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सैंपल एंड सेकंड सैंपल के जो मीन का डिफरेंस है वो लेस देन 3 है, और ये हम लेस देन और इक्वल टू 3 ये हमने टेस्ट करना है। और इसके लिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारे पास है कि μ1 माइनस μ, यानी दोनों सैंपल के मीन के डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो सेकंड स्टेप आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो अल्फा वो टेस्ट स्टैटिस्टिक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉपुलेशन वेरिएंसेस नहीं दिए हुए हैं, इट मीन कि हमारे पास सैंपल वेरिएंसेस अगर डायरेक्टली में तो ठीक है, नहीं तो हम इन सैंपल्स को यूज करते हुए हम सैंपल वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। और दोनों सैंपल का जो साइज है वो लेस देन 30 है, तो इट मीन टी टेस्ट हमारे पास अप्लाई होगा। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला यहाँ लिख दिया है x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2। तो μ1 माइनस μ2 की वैल्यू 3 है, वो यहाँ पे पुट कर दी गई है, और डिवाइडेड बाय एस पी इंटू अंडर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। फोर्थ स्टेप हमारा जो रूटीन में मैंने आप लोगों को वो कंप्यूटेशन का है, लेकिन यहाँ पे उसने कंप्यूटेशन का स्टेप 5th स्टेप किया। बहरहाल आप इसको 4th स्टेप कर लें, क्रिटिकल रीजन को बाद में हम देखते हैं। तो आपने सबसे पहले जो सैंपल 1 एंड सैंपल 2, सैंपल 1 को आप लोगों ने x1 कहना, ये x1 कहना, ये i आप ना लिखें तो कोई बात नहीं, बस सैंपल 1 को आप x1 कह लें और सैंपल 2 को आप x2 कह लें। अब आप लोगों ने क्या करना है कि x1 एंड x2 का स्क्वायर भी लेना है, एक एक और कॉलम, जो x1 के पैरेलल x1 स्क्वायर का कॉलम भी आ जाएगा, और x2 की जगह के पैरेलल साथ x2 स्क्वायर का कॉलम भी आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ से समेशन x स्क्वायर, समेशन x2 और समेशन x2 स्क्वायर के टोटल आपके पास आ जाएंगे। समेशन x1 का जो टोटल जो वैल्यू आई है वो है 553, और x1 स्क्वायर कॉलम का जो सम आया यानी समेशन x1 स्क्वायर वो है 28,315,
इसी तरह x2 कॉलम का सम जो समेशन x2 वो है 227 और समेशन x2 स्क्वायर वो है 8000 x2 स्क्वायर वो है 8897। इसके बाद हम x बार 1 और x बार 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x बार 1 जो समेशन x1 ओवर n1 और समेशन x1 की जो वैल्यू है वो 553 और n1 यानी फर्स्ट सैंपल का जो साइज है वो है 11। तो 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मीन आया है वो आया है 50.3। इसी तरह x बार 2 का फार्मूला लिखेंगे समेशन x2, ये i और j आप ना लिखें, इससे आप लोग कंफ्यूज होंगे, बस आप लिखें समेशन x2 डिवाइडेड बाई n2। तो इसका फिर इस तरह रिजल्ट आएगा 37.8। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है समेशन i फ्रॉम 1 टू n1 x1 माइनस x बार 1। तो समेशन x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। तो इनकी वैल्यूज आप लोगों को दी हुई कॉलम ऊपर टेबल में फाइंड की हुई है, वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस सम का जो आंसर आए वो 514.1818 है। इसी तरह आप समेशन x2 माइनस x बार 2 स्क्वायर ये भी आप सम फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 308.87। अब जो ये सैंपल वेरिएंस है इसको हम फाइंड इसकी जो फार्मूला वो 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन x माइनस x बार 1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 माइनस x बार 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वेरिएंस का सैंपल वेरिएंस का वो है 54.87 और इसका हम फर्दर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा वो है 7.41। अब हम इस जो फार्मूला है t का उसके अंदर हम इन वैल्यूज को x बार 1, x बार 2, sp और n1 और n2 की वैल्यूज पुट करेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो t जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो है 2.53। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप है वो है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में आप ये देखें कि आपके पास ये वन साइडेड हाइपोथेसिस है। तो इसमें आप लोगों ने लिखना है रिजेक्ट H0 इफ t कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन t अल्फा इंटू n1 प्लस n2 माइनस 2। अब अल्फा आप लोगों के पास है 0.1 और n1 प्लस n2 माइनस 2 वो n1 आपके पास 6 है और n2 आपके पास n1 11 है n2 6 है। तो 17 माइनस 2 15। तो आप लोगों ने जो टी का टेबल है इस चैप्टर के स्टार्ट में दिया हुआ उसी टेबल में आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम में 15 के पैरेलल पॉइंट फर्स्ट रो में 0.10 में आप देखेंगे तो वो वैल्यू जो टेबल की वैल्यू आएगी वो 1.341 आएगी। तो इस तरह आप लोगों के पास टेबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस स्लाइड पे आप देखेंगे तो आपके पास जो t कैलकुलेटेड वैल्यू वो 2.53 है और क्रिटिकल रीजन में हमने लिखा है कि रिजेक्ट H0 इफ t कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। तो टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास 1.341 आई है। तो इट मीन कि आपके पास जो हाइपोथेसिस है H0 वो रिजेक्ट हो रहा है। तो यही कंक्लूजन में लिखा हो सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ t 2.03 फॉल्स इन द critical region so we reject H0 and accept H1। तो H0 जो हमारा रिजेक्ट हो रहा है तो उसमें हमारे पास बेसिकली क्या था कि एक डिफरेंस ऑफ मीन्स टू मीन्स ऑफ पॉपुलेशन लेस देन आर इक्वल टू 3 वो हमारे पास रिजेक्ट हो गई है। और एक्सेप्ट कौन सी स्टेटमेंट हुई है कि दोनों पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 3 है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे एक और एग्जाम्पल है, ये पेज नंबर 256 पे दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 6 फ्रॉम एन एरिया प्लांटेड इन वन वैरायटी ऑफ
a rubber producing plant. 54 plants were selected at random. Of these, 15 were off-type and 12 were aberrant. Rubber percentages for these plants were, तो यानी ये बेसिकली ऑफ टाइप एंड अबेरेंट जो है टू टाइप्स, इसका डेटा दिया हुआ है और हमने टेस्ट क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रबर परसेंटेजेस. Assume the population of the rubber percentages are approximately normal and have equal variances. तो ये बेसिकली ऑफ टाइप एंड अबेरेंट की फॉर्म में जो रबर की परसेंटेजेस हैं वो दी हुई हैं, यानी दो सैंपल दिए हुए हैं. अब हमने ये चेक करना है कि ये ऑफ टाइप और अबेरेंट की फॉर्म में जो डेटा दी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रबर परसेंटेजेस. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो एच नॉट है वो होगा μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0. दैट इज सॉरी इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स. तो आपने जो टेस्ट करना है वो एच नॉट में आपने स्टेटमेंट रखी है और टेस्ट आप क्या करना जा रहे हैं, नो डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रबर परसेंटेजेस. और इसका जो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस बनेगा इसके पैरेलल स्टेटमेंट वो बनेगा μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 और अल्टरनेटिव आपके पास बनेगा μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0. द टू मीन्स आर डिफरेंट. 1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0. The two means are different. सेकंड स्टेप पे अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि इस बुक के मुताबिक हमने 0.05 ले लेना है 5%. थर्ड है टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस का कहीं जिक्र नहीं है. तो और दूसरा स्टेप हमने देखना होता है कि सैंपल साइज, तो बोथ सैंपल साइजेस यानी फर्स्ट सैंपल ऑफ टाइप और दूसरा सैंपल अबेरेंट क्या उनके सैंपल साइजेस जो हैं सैंपल के साइज जो है वो दोनों 30 से लेस हैं. इट मीन टी टेस्ट अप्लाई होगा. तो टी का जो फार्मूला है वो टी इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 वाली टर्म इसलिए नहीं लिखी गई कि वो यहाँ पे 0 के इक्वल है. डिवाइडेड बाई एस पी इनटू अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2. इसके बाद फोर्थ स्टेप इस बुक में क्रिटिकल रीजन हम लिखेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड वैल्यू और उसका मॉड हम लेंगे मॉडुलस वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी टेबुलेटेड वैल्यू. और वो टेबुलेटेड वैल्यू क्या होगी, अल्फा बाई 2 इनटू n1 प्लस n2 माइनस 2. तो n1 प्लस n2 माइनस 2 आप लोगों के पास 25 आएगा. तो 25 के पैरेलल 0.05 वाले 0.025 वाले कॉलम में आप, क्योंकि यहाँ पे अल्फा आपके पास 0.05 है तो टू साइडेड हाइपोथेसिस की वजह से अल्फा बाई 2 हम करें तो अल्फा बाई 2 की वजह से वो 0.025 आ जाएगा. तो फर्स्ट रो में आप लोगों ने टेबल में 0.025 देखना है और कॉलम में 25. तो उसके पैरेलल जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2.06. इफ टी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.06. और फोर्थ स्टेप में आप लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल की तरह एक कॉलम में आप लोगों ने ऑफ टाइप्स लिख लेना है जिसको x1 कहना है और दूसरे कॉलम में आप लोगों ने अबेरेंट लिख लेना है जिसको आप लोगों ने x2 कहना है. दोनों कॉलम का सम कर लेना है और फिर इसी तरह x1 कॉलम के पैरेलल एक और कॉलम जनरेट करेंगे वो होगा x1 स्क्वायर और उसका सम कर लेना है. और इसी तरह x2 के पैरेलल एक और कॉलम जनरेट करेंगे x2 स्क्वायर और उसका भी एंड पे सम कर लेना. यानी चारों कॉलम समेशन x1 समेशन x1 स्क्वायर समेशन x2 एंड समेशन x2 स्क्वायर
तो ये वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाएंगी। और प्रीवियस कॉलम पे जो मैंने आप लोगों को कहा था कि टेबल आप 4 कॉलम बेस जनरेट कर लें, उससे जो 4 सम आएंगे वो यहाँ पे आप पुट करेंगे, समेशन x1 माइनस x बार 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। तो यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.7737। और इसी तरह समेशन x2 माइनस x बार 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 15.9697 आ जाएगा। और इसके बाद जो SP का फार्मूला है यानी सैंपल वेरिएंस का वो आप लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.8697। और इसके बाद आप लोग उसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आएगी वो है 0.93। इसके बाद हम T का जो फार्मूला है x बार 1 हमारे पास प्रीवियस स्लाइड पे आया था 5.62 और x बार 2 आया था 6.74। तो वो वैल्यूज आप पुट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आया -3.11। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके बाद इसकी मॉड वैल्यू फाइंड कर लेनी है और वो वैल्यू आएगी 3.11 यानी माइनस इग्नोर हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन लिखे है कि रिजेक्ट H&R इफ T कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू 3.11 है और टेबुलेटेड वैल्यू जो आपके पास आई थी वो थी 2.06। तो इट मीन कि आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर है तो इट मीन कि आपके पास H&R रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये नीचे लिखा होगा सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ T, यहाँ पे आप लोगों ने T मॉड लिख लेना इज इक्वल टू माइनस कैंसिल कर देना 3.11 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन we therefore reject the hypothesis of no difference between the two means। यानी जो हमने हाइपोथेसिस H0 में लिखा था कि there is no difference between of population या जो वो परसेंटेजेस की फॉर्म में दिया हुआ था तो वो आपके पास रिजेक्ट हाइपोथेसिस हो गया और एक्सेप्ट क्या हो गया कि the two means are different, कि उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। We conclude that there is sufficient evidence to indicate a difference in the mean of the rubber percentages। कि हम ये फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं कि दोनों जो सैंपल या रबर की जो के सैंपल दिए हुए थे उनकी जो परसेंटेजेस थी उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। ये बात की वी कंक्लूड दैट देयर इज sufficient evidence to indicate a difference in the mean of the rubber percentages। कि जो रबर की परसेंटेजेस दी हुई थी ऑफ टाइप एंड अबेरेंट की फॉर्म में उनके मीन में डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो इस तरह ये एग्जांपल भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये एग्जांपल नंबर 5 जो मैंने इस लेक्चर में फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व की थी उसी को ही मैंने एक डिफरेंट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के साथ जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में यूज हुआ है उसके साथ यहाँ पे मैंने किया है। तो आई थिंक यहाँ जो नेक्स्ट स्लाइड पे वो फार्मूला आएगा वो आई थिंक जो बुक के अंदर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला दिया हुआ है उससे ज़्यादा ईजी है। तो चाहे आप लोग जिस फार्मूले से यहाँ पे मैंने इस स्लाइड पे या नेक्स्ट स्लाइड पे जो दिया हुआ वो आप कर लें या अगर आप लोगों को बुक वाला इजी लगता है तो आप बुक वाला कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप सेकंड एंड थर्ड तो वही है। कंप्यूटेशन में भी शुरू में वही आप लोगों ने x1 का कॉलम बनाना है, x2 का कॉलम बनाना है, वो गिवन डेटा, इसी तरह फिर x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर और इन सारे कॉलम का आप लोगों ने सम कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फार्मूला लिखा है 1/n1 + n2 - 2 into समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। तो इसमें आप देखें कि आप लोगों ने 1/n1 किया 11, n2 किया 6 -2 2 और समेशन इसके बाद समेशन x1 स्क्वायर वो है 28,315 माइनस
समेशन x1 आया था 553, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 वो 11 है। इसी तरह आप लोगों ने सेकंड टर्म में भी आप लोगों ने वैल्यू पुट कर लेनी है। और इसमें आप देखें कि डायरेक्ट मैंने आंसर फाइंड किया हुआ वो है 7.41 SP का जो रिजल्ट आया है। तो ये आप देखें कि ये जो बुक में जो फार्मूला दिया हुआ उससे भी ये रिजल्ट आया है। तो अदब बेहतर है, बहरहाल आप लोगों की अपनी मर्जी है कि जो आप लोगों को ज़्यादा सूटेबल है वो आप लोग कर सकते हैं। तो बाकी स्टेप्स मैंने उसी तरह ही किए हुए हैं कि फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन क्या है, रिजेक्ट एच एन आर एफ टी, कैलकुलेटेड वैल्यू टी, टेबुलेटेड वैल्यू मीन के टी, अल्फा n2 n1 प्लस n2 -2 तो वो 1.341 आता है। अदरवाइज एक्सेप्ट तो रिजेक्ट आप लोगों का हाइपोथेसिस हो रहा है। तो इस तरह ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्लोज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक के बाद फिर हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।